नमस्कार दोस्तों। आइए डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज का जो प्रमुख टॉपिक है वह है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जो कि आपको पता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बनाए गए हैं। ठीक है, तो हालांकि बात यह है कि तीसरी पीढ़ी संभाल रही है राज्य की कमान, जो कि आप जानते हैं। तो आइए इस टॉपिक पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रकार आप जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद 2024 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यानी 10 सालों के बाद। और इस 10 सालों के बाद अगर चुनाव हुआ है तो जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख पार्टी जो कि सत्ता में आई और उमर अब्दुल्ला इस केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के सीएम बने। तो थोड़ा सा एक टॉपिक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये चीज आप देख रहे हैं कि इनको शपथ मनोज सिन्हा जो कि वहां के एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा दिलाया गया है। तो थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं क्या चीजें हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि शानदार जीत दर्ज की है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में टोटल 90 सीट है और इस 90 सीट में अगर किसी को अच्छी जीत हुई है तो वह चुनाव में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है इसे मिला है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी पार्टी है। अभी हम लोग सीटों के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां जो मुख्य बात निकल कर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। इस नई सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव गठबंधन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और नेशनल जो पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले लिया है। शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये आप देख रहे हैं इमेज। अब हम लोग बात करते हैं कि जो वहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इनकी क्या विचारधाराएं थी। देखिए, मनोज सिन्हा ने नए मुख्यमंत्री और निर्वाचित विधायकों से जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था, समृद्धि और विकास के लिए, वहां के एलजी हैं, विकास के लिए लोगों के जनादेश पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। कि चूंकि अब चुनाव हो चुका है, विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिल चुका है, इस वजह से ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। और मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए वित्तीय स्थिरता, जो फाइनेंशियल एक सिचुएशन है, उसको मजबूत बनाया जाए, वित्तीय स्थिरता और विकास के महत्व पर बल देते हुए कहा कि मेरा समर्थन नई सरकार के साथ रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है, और आपके समर्थन से सरकार का निर्माण भी हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा जी ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जो आतंकवाद है, ठीक है, अपने अंत के करीब है। उम्मीदवार ऐसा वो उम्मीद करते हैं कि नई सरकार मिलकर के ऐसी समस्याओं का समाधान करेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा हिस्ट्री के संदर्भ में, देखिए अगर मैप की बात किया जाए तो ये देखिए 2019 के बाद आर्टिकल 370 और 35A को जब खत्म किया गया तो इस पूरे जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित कर दिया गया है। एक आप देख रहे हैं, ये जो निचला भाग है ये जम्मू एंड कश्मीर है, और ये जो है ये लद्दाख है, जो एक संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है। तो अभी फिलहाल चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। ठीक है, जो 90 सीटों की बात हुई है ना, असल में सीटें और था, लेकिन पीओके की वजह से, जो पीओके का एक भाग है, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर है, कुछ सीटें उधर है, जिसकी वजह से 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ है यहां पर। ठीक है,
ये बात आप जान रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी आपको हमने बताया है कि 5 अगस्त, ये डेटा याद रखिएगा, बहुत ही फैक्चुअल डेटा है, 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की जो विशेष संवैधानिक स्थिति था उसको समाप्त कर दिया था और अनुच्छेद 35A को भी निरस्त कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने। चूंकि अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर को अपने अस्थायी निवासी परिभाषित करने और उनसे जुड़ने के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को निर्धारित करने का अनुमति देता था। यानी कि वहां पे एक स्पेशल नागरिकता जैसे विचारधारा का निर्माण हो गया था। ठीक है, कि भारत के अन्य भाग के लोग जो है भारत में अस्थायी निवास भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, और भी कोई कार्य व्यवसाय भी नहीं कर सकते थे। वहां के लोगों को, वहां के जो सिटीजन हैं, यदि एक भारत में ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो गया था जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मतभेद का धीरे धीरे निर्माण हो ही रहा था। तो इस प्रकार सरकार ने इसको खत्म कर दिया और इसी 5 अगस्त 2019 को सरकार ने इस पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि आपको हमने बताया, लद्दाख जो कि बिना विधायिका का है, लेकिन जम्मू और कश्मीर विधायिका के साथ में विभाजित किया गया, जो कि यहां पे चुनाव हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जो आपको मैंने बताया, और इस 90 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिला है, सबसे अधिक। जो उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष थे, जो कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वह इस पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष थे। सबसे अधिक यानी 42 सीटें इस पार्टी को मिला। उसके बाद 29 सीटें बीजेपी को मिला है। ठीक है, फिर अन्य को कांग्रेस, पीडीपी, ठीक है, पीपुल्स। हालांकि इस सरकार में आपको, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया, कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन सरकार बनने में कांग्रेस का कोई भी मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। ये हो गई मुख्य बात। ये आपको हमने बताया मैप के माध्यम से कहां क्या है। अब हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में, किसका हिस्ट्री क्या है। आपको पता है कि कश्मीर का पहला, अगर औपचारिक दस्तावेज की बात किया जाए ना, तो प्राचीन भारत में कलहड़ की जो राज तरंगड़ी है, ऐसे पुस्तक के माध्यम से, काव्य के माध्यम से जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं, अगर पहला कोई दस्तावेज है। आजादी से पहले कश्मीर पर समय समय पर आप जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों में शासन व्यवस्था अपनाई जाती थी। कभी हिंदू शासक रहा है, कभी मुसलमान शासक रहा है। ठीक है, आपको पता है कि रणजीत सिंह के शासन के दौरान भी सिखों ने इस पर शासन किया है। आप जब मुगल इतिहास पढ़ते हैं तो पंजाब और सिख साम्राज्य आप देखते हैं, फिर उसके बाद रणजीत सिंह ने भी जम्मू कश्मीर में अपना एक शासन व्यवस्था कायम किया था। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि हिंदू शासक के रूप में हरि सिंह ने 1925 में राज्य का कार्यभार संभाला था। आजादी के बाद हरि सिंह की ही बात होती है, कार्यभार संभाला था। जब भारत के साथ संधि पर हस्ताक्षर हुए तब वे कश्मीर के राजा थे, हरि सिंह। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हिस्ट्री है इसका जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के महाराजा, जिसकी हमने अभी बात किया, हरि सिंह ने, भारत से जब हुआ क्या कि चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक जम्मू कश्मीर एक रियासते के रूप में इस पूरे जम्मू कश्मीर को, ये लोग अपने तरफ से एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप चाहे पाकिस्तान की तरफ चले जाइए, चाहे इंडिया की तरफ चले जाइए। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि जब मामला बहुत ही गंभीर हो गया
और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर, जैसे कि आप आज देखते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, ऐसे भागों पर वहां के पाकिस्तान के कबीलाई समाज के लोगों ने जब कब्जा कर लिया, तो फिर यही हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की अपील की और उन्होंने अपने प्रतिनिधि शेख अब्दुल्ला को भारत की मदद के लिए दिल्ली भेजा। फिर 22 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से भागकर जम्मू पहुंचे। यहां उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए। इस दस्तावेज की शर्तों के अनुसार ही भारतीय अधिकार क्षेत्र का विदेश मामला है, जो भारतीय अधिकार क्षेत्र का विदेश मामला है, संचार मामला है और रक्षा जैसे प्रमुख मामले उन्होंने भारत सरकार को सौंप दिया और अन्य मामलों को अपने हाथ में रख लिया। ठीक है। फिर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से राज्य में भेजा गया और उन्होंने कश्मीरियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद अगर कोई इतिहास बदला है तो 2019 के बाद जो विशेष प्रोविजन किए गए थे आर्टिकल 370-35A, उसको खत्म होने के बाद और आज जो है आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा का चुनाव हुई, नई सरकार का गठन हुआ। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण विषय और चर्चा हमने किया जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आप इस विषय को जरूर समझिए, जरूर जानिए, जरूर देखिए। ठीक है। और कोई समस्या होने पर शेयर भी करिए। जय हिंद।